बेसिकली जो कंपनीज मार्केट में है वो कंपनी का जो मटेरियल है वो मटेरियल नो हाउ ये कॉन्ट्रैक्टर को मालूम ही नहीं रहता है। आपने बताया वैसे बार्गेनिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने क्वालिटी को डाइल्यूट कर दिया। तो और कौन सी भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट वही है कि कोई भी कंपनी खुद जाके करती नहीं है, उनके पास एम्पैनल्ड कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं खाली ऑथराइज है। उनको ट्रेनिंग भी बहुत छोटा मोटा ट्रेनिंग देते हैं और वो कर डालते हैं कि ये ऑथराइज्ड है। वो देख ऐसी कितनी कंपनीज है, हम नाम तो नहीं जानना चाहेंगे, बट क्या ऐसी कंपनीज है कि जो आपने कभी ऐसी ऐड देखी है टीवी में या बहुत सारे सो कॉल्ड अच्छे ब्रांड है वो भी ऐसे उसमें ऐसा वर्ड यूज किया जिसका मतलब सेल करने के लिए सेल करने मल्टीपल मतलब होते हैं उसके प्रोडक्ट के। हाय, तो जैसे हमने बात की थी पहले वीडियो में कि हम एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स शुरू करने जा रहे हैं वाटरप्रूफिंग के प्रॉब्लम्स को लेकर। उसके अंदर हमने बताया था कि हम काफी सारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, बिल्डर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स है या काफी सारे होम ओनर्स हैं, उनको हम जाके मिलेंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आज तक उन्होंने वाटरप्रूफिंग के प्रॉब्लम्स को लेकर कितनी सारी समस्याएं झेली है और उनको आज तक कोई चीज ऐसी होगी जिसका सोल्यूशन ना मिला हो। सो वी वांट टू नो मोर अबाउट इट, कितने प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, किस किस प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो मटेरियल का प्रॉब्लम हो, एप्लीकेशन का प्रॉब्लम हो, वाटरप्रूफिंग के अंदर कोई सरफेस ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया गया है, उसके वजह से ये वाटरप्रूफिंग ढंग से नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, रेट को लेके प्रॉब्लम होते हैं, वारंटी को लेके प्रॉब्लम होते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस इन दिस वीडियो। आज हम आए हैं पहला वीडियो लेकर आपके पास और ये पहला एपिसोड है इस सीरीज का। तो हम आए हुए हैं इस कंपनी में जिसका नाम है सेंटरटेक। सेंटरटेक इज अ पीएमसी, अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, काफी सीनियर कंपनी है और इनके जो ओनर है मिस्टर संजीव दामन से, he himself is a very senior double engineer you can say, and he was a part of थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने बहुत सालों तक सर्विस की है। उनके बारे में पूरी जानकारी वो खुद देंगे हम जैसे उनसे मिलेंगे। आज हम आए हैं सेंटरटेक में संजीव जी से बात करने के लिए और सारे आज तक के उनके जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू वाटरप्रूफिंग के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सारी जानकारी हम आज डिस्कस करेंगे। तो वेलकम संजीव जी, हमारा ये पहला एपिसोड है और फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच, ये आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हम ये जो सीरीज ऑफ वाटरप्रूफिंग के प्रॉब्लम्स के ऊपर जो एपिसोड्स करने जा रहे हैं ताकि हम उसके ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों के तक ये जानकारी पहुंचा सके कि किस प्रकार से प्रॉब्लम्स होते हैं और किस प्रकार से उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो उसका डिस्कशन हम इस एपिसोड में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं सर आप थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देंगे तो लोग ये जान पाएंगे आपके बारे में ज्यादा बिफोर वी स्टार्ट अवर एक्चुअल क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपका बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए। Myself, Dr. Sanjeev Dhamanse. I have done PhD in structural engineering. I have got 30 years experience in this field related with the civil engineering and structural engineering. And Centratech PMC Private Limited is my company. I am chairman and managing director of. आपकी सेंटरटेक ये पीएमसी है और किस किस प्रकार के आप प्रोजेक्ट्स या काम ज्यादा करके करते हैं? हम लोग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम करते हैं। नए बिल्डिंग्स के टावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके काम करते हैं और पुराने बिल्डिंग के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट और उसके रिपेयरिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देते हैं। ओके, सो इन बाय एनी चांस आपका, जैसे हमने जाना था कि आपका एक्सपीरियंस है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो आपने जब ये कंपनी स्टार्ट की सेंटरटेक, उसके बावजूद भी आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से थाना डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में कुछ जुड़े हुए हैं अभी भी साथ? यस, हम लोग 4 कॉर्पोरेशन के पैनल पे हैं। एक्सीलेंट। उसमें से 2 कॉर्पोरेशन के टैक कमिटी पे, टेक्निकल ऑडिट कमिटी पे है एज ए एक्सपर्ट स्ट्रक्चरल ऑडिटर। एक्सीलेंट। और ऐसे हम कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं
तो न्यू प्रोजेक्ट्स और रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग के लिए ऑडिट वगैरह भी आप ऑडिट वगैरह करते हैं। सारी चीजें करते हैं। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो इट्स रियली ग्रेट टू टॉक विथ यू टुडे कि आपका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज आपने जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में डिस्ट्रिक्ट को, थाने डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने में जितना समय बिताया है, तो आपका एक्सपीरियंस वाटर प्रूफिंग को लेके बहुत ज्यादा होगा। तो ये इस सिलसिले में हम उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। सो हाउ यू कैन गाइड अवर ऑडियंस इन दैट वे। ओके, तो सर मेरा पहला सवाल है कि बेसिक जानकारी चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग। डू यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग? एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्यों वाटर प्रूफिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है? वाटर प्रूफिंग ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर प्रूफिंग की वजह से बिल्डिंग का प्रोटेक्शन है। फाउंडेशन जो बिल्डिंग का है उसको वाटर प्रूफिंग जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पानी अंदर जाके फाउंडेशन में वो डैमेज कर सकता है फाउंडेशन को। जो बेसमेंट्स है, बेसमेंट्स का वॉल वाटर प्रूफिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां से सीपेज लीकेज आ सकता है वॉल में। टेरेस जो है, टेरेस में वाटर प्रूफिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेरेस स्लैब से लीकेज सीपेज आ सकता है। करेक्ट। बाथरूम टॉयलेट वाटर प्रूफिंग जरूरी है, क्योंकि वहां से लीकेज सीपेज आके नीचे के फ्लैट के स्लैब में लीकेज सीपेज हो सकता है, पानी गिर सकता है और अनहाइजेनिक कंडीशंस निर्माण हो सकते हैं। उसके वजह से हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे भी सुना हुआ है। ऑफ कोर्स, सो एवरी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग वाटर प्रूफिंग इज रिक्वायर्ड और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक सब्जेक्ट वाटर प्रूफिंग एज अ सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। फाउंडेशन से लेके टेरेस तक पूरा कंप्लीशन तक वाटर प्रूफिंग इज वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जैसे आपने बताया कि वाटर प्रूफिंग ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपने अच्छे से ऑलरेडी डिस्क्राइब भी कर दिया कि कितने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है जहाँ पर जरूरत होती है, जैसे बेसमेंट है, पोडियम है, टेरेस है, बाथरूम टॉयलेट्स है, मल्टीपल एक्सटीरियर वॉल्स है। तो ये सारी चीजों पर वाटर प्रूफिंग की जो जरूरत है आपने बताया। सो ऑल्सो क्या आप बता सकते हैं कि कितने प्रकार के वाटर प्रूफिंग होते हैं? Types of, like I can say, how many types of waterproofing exist? सरफेस वाटर प्रूफिंग में एक तो सीमेंटियस वाटर प्रूफिंग मटेरियल आता है। ओके। बाद में एक्रिलिक है, एक्रिलिक मटेरियल है, पीयू है, पीयू कोटिंग्स आते हैं, ओके। सिलिकॉन बेस्ड है, ओके। और एसबीआर लेटेक्स और बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग, वो अभी पुराने हो गए, अभी कोई यूज नहीं करता है इतने। ओके। लेकिन ये वाटर प्रूफिंग के टाइप्स है। बिटुमिनस तो अभी बहुत बंद होने के इस पे है, हमने ऑलरेडी कोई अभी यूज नहीं करता है। हमने ये भी जाना हुआ है कि इंडिया में फिर भी बिटुमिनस थोड़ा बहुत तो अभी फॉरेन में होता है, बट बाकी काफी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर बिटुमिनस को बैन किया गया है। यस। सो है एनवायरमेंटल हैजर्डस के वजह से उसको बैन किया गया है, और उसकी लाइफ यूवी रेजिस्टेंट वगैरह उतना नहीं है जितने दूसरे प्रोडक्ट्स में है। नहीं है, वो कन्वेंशनल था एक टाइम पे, लेकिन अभी नहीं है। अभी लेटेस्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, इन्वेंशंस हुए। तो ओके, सो हम जैसे ये आपने बताया कि ये जो बेसिस होते हैं, जैसे एक्रिलिक बेस एक हो गया, पीयू एक बेस हो गया, सिलिकॉन एक बेस हो गया, तो दीज आर द बेस जिसमें से मल्टीपल प्रोडक्ट्स सरफेस ट्रीटमेंट के लिए बन सकते हैं। तो ये हो गया सरफेस ट्रीटमेंट। बट क्या आप सरफेस ट्रीटमेंट जो है ये वाटर प्रूफिंग, हाउ वुड यू कंपेयर के इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग जो है उसके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरफेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ओके। और इंटीग्रल, आई गेस काफी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा, अगर उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा लाइट डाल सके कि व्हाट इज इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग? इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग ये है कि कंक्रीट बनाते वक्त उसमें एडमिक्सचर्स डाल के जो कंक्रीट वाटरप्रूफ बनाया जाता है उसको इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग बोलते हैं। और बाद में कंक्रीट बनने के बाद उसके ऊपर सरफेस कोट किया जाता है, उसको सरफेस कोटिंग बोलते हैं। ऐसे दो टाइप्स है वाटर प्रूफिंग। सो ये दोनों में से क्या कभी किसी ने इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कर दिया और वो बोलेंगे हमको अभी इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कर चुके हैं तो सरफेस की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा भी बोलते हैं।
और तो ये क्या सही मायना है उसका कि मतलब चलता है वैसा कंस्ट्रक्शन में और के सरफेस भी करना पड़ता है, मतलब हाउ डू अभी यू कैसा है, अभी समझो फाउंडेशन है, हाँ, तो फाउंडेशन में यस टुगेदर फाउंडेशन को कोई खोलने जाने वाला नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। तो आपका जो फाउंडेशन है वो एडमिक्सचर डाल के अगर कंक्रीट वाटर प्रूफ रहेगा, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग यूज करके, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उसमें सरफेस कोटिंग्स आप लगा के कुछ इतना फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सॉइल्स में बहुत से केमिकल्स रहते हैं, दे आर गोइंग टू अफेक्ट दैट सरफेस। करेक्ट। लेकिन इंटीग्रल आपका जो कंक्रीट है वो वाटरप्रूफ रहेगा, तो फाउंडेशन के लिए बेटर है। करेक्ट। लेकिन अगर हम टेरेस का एग्जांपल लेते हैं, तो टेरेस में इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग करके हम लोग अगर स्लैब डालते हैं तो वो रेजिस्ट करेगा वाटरप्रूफिंग, लेकिन वो जब तक नया है तब तक रेजिस्ट करेगा वाटर को। बाद में 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है ड्यू टू वेदर कंडीशन, तो उसमें माइनर क्रैक्स आते रहेंगे, हेयर क्रैक्स आते रहेंगे, वहां से सीपेज होना चालू हो जाएगा। अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू हैव टू गो फॉर द सरफेस वाटर, मतलब दोनों जो वाटर प्रूफिंग है अपने इंटीग्रल अपने जगह पे अपने जगह पर है, अपने अपने जगह मतलब पे दोनों इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि एक लगाया तो दूसरे की नहीं जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, Okay, दोनों okay. इम्पोर्टेंट है, दोनों चाहिए। एक बेटर वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन देने के लिए बोथ आर इम्पोर्टेंट। ग्रेट सर। मेरा अगला सवाल है सर, डू यू थिंक देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर्स on the subject of waterproofing while they appoint or deal with a contractor for application, and what are the issues they may face ड्यूरिंग और आफ्टर द वाटरप्रूफिंग? एक कंज्यूमर है, अगर एक बंगलो का ओनर है या एक घर का ओनर है, बिल्डिंग है, सोसाइटी कमिटी मेंबर है, जो नॉर्मली डील करते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर से, एक कॉन्ट्रैक्टर या सिविल कॉन्ट्रैक्टर या वाटरप्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उनसे डील करते हैं। अब उनको टेक्निकल नॉलेज जो एज अ कंज्यूमर उतना होता नहीं है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्टर से डील करते हैं उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें वो फेस करते हैं, तो वो क्या होती है और क्यों होती है? सी बेसिकली जो कंपनीज मार्केट में है, वो कंपनीज का जो मटेरियल है, वो मटेरियल नो हाउ ये कॉन्ट्रैक्टर को मालूम ही नहीं रहता है किस चीज का मटेरियल है, किस चीज के मटेरियल से वो बनी है, टू से द बेस, कौन सा बेस है उसका, वो बेस कहाँ अप्लाई करना है, टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं को। रहता है। करेक्ट। तो मेनली इशू वो है कि ये कंपनी के लोग भी इनको वो सिखाते नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं देते अपने प्रोडक्ट के बारे में। वो देना चाहिए। अगर वो सेमिनार्स लेते हैं, ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है उनको करना, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बेटर नॉलेज आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन में ये मेरे को मटेरियल यूज करना है, तो दैट विल गिव अ गुड रिजल्ट। अभी क्या होता है कि उनको मटेरियल नो हाउ मालूम नहीं है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का गाइडेंस नहीं लेते हैं और खुद कुछ भी अप्लाई करने के लिए जाते हैं वाटरप्रूफिंग के नाम पे। तो एंड रिजल्ट उसको ओनर को मिलता नहीं है, वो ओनर का पैसा जाता है खाली, लेकिन एंड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन सर इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हमने जैसे सुना था कि और एक इश्यू जो रेट को लेके आता है, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, और वो जब बार्गेनिंग करते हैं तो क्या वो भी एक एक्चुअल इश्यू है? यस, डेफिनेटली वो सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि ओनर क्या सोचता है, मेरा काम है ना वो इकोनॉमिकली होना चाहिए, लेकिन कौन सा भी कॉन्ट्रैक्टर अपने खुद के घर से पैसा डाल के काम करने वाला नहीं है, ये नहीं समझते हो। वाटर प्रूफिंग करते वक्त ओनर को ये देखना चाहिए कि मैं कैसे क्वालिटी वर्क करूं, मेरे बंगलो का रहेगा ये, मेरे बिल्डर को भी, कि बिल्डर को भी यही सोचना है कि मैंने जो बिल्डिंग बांधा है उसका वाटर प्रूफिंग वर्क मैं कैसे अच्छा करूं, ना कि इकोनॉमिकल। क्योंकि इकोनॉमिकल तो मार्केट में बहुत सारी चीज अवेलेबल रहती है, लेकिन वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो आपका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा उससे। क्वालिटी आप यूज नहीं करेंगे, और क्वालिटी के लिए आपको जो पैसा लगने वाला है वो लगने वाला है, वो देने का मेंटेलिटी आपको मतलब आपका कहना रखना पड़ेगा, बिल्डर हो या ओनर हो। करेक्ट, मतलब आपका मेंटेलिटी सुधारना पड़ेगा ओनर का। तो मतलब आपका कहना है कि एक कस्टमर है,
Yes. जो बार्गेन करता है विदाउट टेक्निकल नॉलेज, Yes. तो कॉन्ट्रैक्टर तो यही सोचेगा नॉर्मली कि आज कोई भी जितना भी बार्गेनिंग हो रहा है, अगर मैं मना कर दूं तो कोई और कर देगा, तो Yes. वो बिजनेस लूज करना नहीं चाहता, नहीं। तो क्वालिटी को क्वालिटी में डाइल्यूट डायल्यूट करके कॉम्प्रोमाइज करके वो compromise कर डालते हैं करके। और एंड रिजल्ट आता नहीं है। एंड रिजल्ट आता नहीं है। और लेकिन इसमें बहुत बार सर ऐसा भी देखा गया है, क्या वो सच है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जैसे कंज्यूमर है, अब अगर मेरे घर पे मेरे कोई कॉन्ट्रैक्टर पहचान वाले है, जान पहचान वाले है, जिस पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, अब मैंने भरोसा तो है, बार्गेनिंग किया बहुत ज्यादा, अब उसके बावजूद भी उन्होंने अगर डाइल्यूट किया है, तो एंड रिजल्ट में क्या होगा, इश्यूज जब आते हैं तो एज अ कस्टमर हमेशा कंपनी के ब्रांड के या प्रोडक्ट को हम खराब मानते हैं कि भाई वो कॉन्ट्रैक्टर तो मेरा पहचान वाला था, तो प्रोडक्ट ही खराब होगा, जबकि हम ये नहीं जानते कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो अपना प्रोडक्ट खराब बनाए। क्यों खराब बनाएगी? तो इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट जो है, वो कस्टमर जब बोलता है कि ये प्रोडक्ट खराब है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। क्यों? रीजन जो है आपने बताया वैसे, बार्गेनिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने क्वालिटी को डाइल्यूट कर दिया। तो क्या ये इश्यू जो है वो सही इश्यू है, और अगर है तो कैसे सॉल्व होगा ये? ये इशू तो सही है, क्योंकि जो ब्रांडेड भी कंपनी है उनके प्रोडक्ट्स अच्छे भी है, लेकिन वो ऑन साइट यूज करते वक्त अगर उसको डाइल्यूट किया जाएगा, बराबर तरीके से अप्लाई लगाया नहीं जाए। किया जाएगा, तो उसका Result एंड रिजल्ट मिलने वाला मिलने वाला नहीं है। और कौन सी भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये उनके उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं है। हाँ। सबसे बड़ा फॉल्ट वही है कि कोई भी कंपनी खुद जाके करती नहीं है, उनके पास एम्पैनल्ड ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर, ऑथराइज, वो बोलते हैं खाली ये ऑथराइज है, उनको ट्रेनिंग भी बहुत छोटा मोटा ट्रेनिंग देते हैं Correct. और वो कर डालते हैं कि ये ऑथराइज है। ऑथराइज्ड है। वो देखते भी नहीं वो बंदा जिसको बराबर ट्रेनिंग दिया कर था रहा वो है, है कि नहीं वो है कि कंपनी में, वो लगा दूसरा रहा है। तो ये सब और इश्यूज वो है, ढंग से लगाया नहीं लगाया नहीं रहे, उनके उसका स्पेसिफिक। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ये लोग आते भी नहीं है। अच्छा। वो होना चाहिए। अगर वो कंपनी मटेरियल दे रही है तो वो थ्रू आउट उसके एप्लीकेशन तक वो कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, उधर उसके इंजीनियर को भेजना चाहिए और उनके अंडर ये काम करके लेना चाहिए, तो ही वो प्रोडक्ट Possible. का क्वालिटी आएगा और और result मिलेगा, रिजल्ट end मिलेगा user आपको। यस। ये जो इश्यू की हमने बात की, इसका फिर आई गेस आंसर जो है वो मेरे अगले सवाल में है। शुड देयर बी अ एजुकेशन रिलेटेड टू वाटरप्रूफिंग सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रमोटेड इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग? क्या कंपनियां जो है उसको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के एंगल से, ये जो हमने इश्यूज बात की उसका डिटेल में एजुकेशन टू कॉन्ट्रैक्टर, एजुकेशन टू कस्टमर, ये करना चाहिए और किस लेवल पे करना चाहिए तो ये प्रॉब्लम्स हल हो जाए? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट्स, उनको ट्रेनिंग सेशन लेना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स का, जो अप्लाई करने वाले हैं एक्चुअली ऑन साइट, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, पीयू प्रोडक्ट्स अलग है, सिलिकॉन प्रोडक्ट अलग है, सीमेंटिशियस प्रोडक्ट अलग है, वो कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या रेशो डालना है, सीमेंट है, सीमेंट क्या रेशो में डालना है, पॉलीमर क्या रेशो में डालना है, और उसका एप्लीकेशन कैसा करना है, कैसा उधर एंड रिजल्ट देने के लिए वो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सरफेस होगा। यस, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे कैसा अप्लाई करना है, तो ये अगर ट्रेनिंग वो कंपनी देती है तो और अच्छा होगा। तो अच्छा होगा। और नहीं तो एडवर्टाइजिंग के सी कस्टमर, आपने जैसे बोला ट्रेनिंग देगी, तो कॉन्ट्रैक्टर को तो ट्रेनिंग दे पाएगी, लेकिन कंज्यूमर्स की जब बात आती है कि जो अगर ट्रेनिंग देना है कंज्यूमर्स को, सो कंज्यूमर के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि प्रैक्टिकली फीजेबल है कोई कंपनी के लिए कि इस नहीं माध्यम से। होता। तो नहीं एडवर्टाइजिंग इज द ओनली वे कि आज सोशल मीडिया ऑनलाइन इतना बढ़ चुका है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इतना कंटेंट डेवलप ताकि कस्टमर तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, एक होता है बार्गेनिंग का, क्वालिटी का, तो वो सारी चीजें कस्टमर तक पहुंचने के लिए फिर एक ही रास्ता है, वो है मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग, व्हाट वी टॉक ऑफ। या एक तो हर एक कंपनी को है ना अपना एप्लीकेशन कैसा करना है
उसके तो ऊपर अभी बहुत सारे चैनल्स है, जैसे यूट्यूब चैनल है, हाँ, तो उस पे वीडियो लोड लोड करके करके रखना रखना चाहिए कि ये मेरा कंपनी है, ये मेरा प्रोडक्ट गुड है, ऐसा आइडिया। यूज करो, हाँ हाँ इस तरीके से यूज यूज करो। करो सेकंड, आप एक स्कैनर कोड भी दे सकते हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के जो ऊपर, स्कैन करके परफेक्ट, उसका वीडियो डायरेक्ट कनेक्ट कर एग्जैक्टली देगा, एग्जैक्टली, लिंक कनेक्ट कर लिंक देगा। करने तो वो क्या, किसी ओनर का छोटा सा भी 1 लीटर का भी लिया उसने प्रोडक्ट, उसमें तो वो वो स्कैन उसमें करके करके तुरंत देख सकता है, तुरंत जब देख कॉन्ट्रैक्टर सकता है। कर रहा है, अगर गलती करी तो Exactly. वो खुद देख के बोल सकता है तुमने गलती करी है, यस, तो वो उसका भी इजी हो कंट्रोल है, जाएगा, उसका नॉलेज भी आएगा, नॉलेज भी हो वो जाएगा। खुद भी परफेक्ट परफेक्ट। सो दीज आर ऑल नेसेसरी थिंग कि यस अभी यस इट्स राइट टाइम टू एजुकेट द एजुकेट पीपल। द पीपल, एक्चुअली जब यस, पब्लिक अवेयरनेस ओनर होगी तो ऑल्सो एंड ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो। दोनों यस ऑटोमेटिकली बाकी साहब को यस एजुकेशन प्रोवाइड होगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सर, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है। आर देयर एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया बाय एनी कंपनी which creates confusion with the words या images to understanding about the use of the product? ऐसी कितनी कंपनीज है, हम नाम तो नहीं जानना चाहेंगे, बट क्या ऐसी कंपनीज है कि जो आपने कभी ऐसी एड देखी है टीवी बहुत में या बहुत सारे पेपर में सो कॉल्ड अच्छे अच्छे ब्रांड है, वो भी ऐसे कि उसमें ऐसा वर्ड अपना यूज किया प्रोडक्ट जिसका मतलब सेल करने के लिए, सेल करने मल्टीपल मतलब होते हैं उसके प्रोडक्ट के, यस, जैसे अभी 8 साल की वारंटी दे रहे हैं, हाँ 10 साल की वारंटी दे रहे हैं ये पेंट पे, हाँ ऐसा क्लेम करते हैं वो। और जब वो टाइम आता है कि समझो पेंट की वारंटी थी और क्लेम आता है कि वाटर हमारी प्रूफिंग की वारंटी होती वाटर है, प्रूफिंग की वारंटी वारंटी है, है, हाँ लेकिन वो सीपेज लीकेज चालू हो गया हाँ वहां से, तो बाद में वो काम करने के लिए आते नहीं है, आते कुछ नहीं, ना कुछ फॉल्ट निकाल के कंज्यूमर का कि नहीं ये हमारे वारंटी में बैठता नहीं है, हाँ हाँ ऐसा बोल के वो ठुकराते हैं। ऐसा टुकड़ाते हैं। देखा जाए गया है मेरे नजर एक में। और एक चीज हमने तो देखी थी, वो चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं खाली नाम के लिए वो वारंटी हो गया, और कंज्यूमर इतना कुछ पढ़ता नहीं है वारंटी में क्या एग्जैक्टली आज वर्ड्स तक है, टर्म्स क्या कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, किसी ने वो एक पढ़ा तो नहीं है। एकदम छोटे फॉन्ट में देते हैं, हाँ हाँ, और जो बहुत कि लंबा और वो वो क्रेडिट लंबा, कार्ड का एक फॉर्म रहता है, वैसे 10-15 वैसे पेज का वैसा वैसे वैसे फॉर्म रहता है। वैसे तो वो कोई पढ़ता नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो वो जगलरी है, समझो कंपनीज की जगलरी है। सी तो बेसिकली इसके अंदर आई गेस सर, मैं ये थोड़ा सा और डिटेल में इस पे शेयर करूंगा कि आपने जो बोला राइट है, वारंटी का जो इश्यू आता है वो ज्यादा करके हमने जब लोगों से बात की थी तो हमको ये पता चला था कि वारंटी, हमारा जो वाटर प्रूफिंग सर एक सब्जेक्ट जो है ना, ये वो एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आज दूसरे कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट होंगे, आज मोबाइल है, टीवी है, टेंजिबल प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट यूज होता है बाय द कंज्यूमर, जबकि वाटर प्रूफिंग के जो केमिकल्स है वो कंज्यूमर खुद यूज नहीं करते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और जब कंज्यूमर को लगाना है तो डिपेंडेंसी जो है वो मिडिल मैन है, यानी कि यस कॉन्ट्रैक्टर, एग्जैक्टली तो वो उसके वजह से कंपनी क्या बोलती है कि जैसे दूसरे प्रोडक्ट है वैसे हमने भी वारंटी दी है, वो प्रोडक्ट पे दी है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। आज टीवी, फ्रिज या वर्कमैनशिप की गारंटी नहीं वर्कमैनशिप की गारंटी नहीं है, और ये चीज कंज्यूमर समझता नहीं। है, ये एग्जैक्टली। जो गैप है इतना बड़ा, दैट इज वन गैप विच इज अभी नॉट मेंशन्ड इन एडवर्टाइजिंग, यस कभी नहीं मेंशन नहीं किया गया है। यस, अभी उसके लिए सॉल्यूशन एक ही है कि जो कंपनी बना रही है प्रोडक्ट, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करे, हाँ, वो खुद वर्कमैनशिप भी दे, एप्लीकेशन में आ एक जाए, नया डिवीजन चालू करे नया ऐसा, डिवीजन चालू करे, और वो अप्लाई करके खुद खुद अप्लाई करके गारंटी वारंटी दे दे, तो क्या उसमें मिसलीडिंग कुछ भी नहीं होगा कंज्यूमर को, करेक्ट करेक्ट, और फायदा होगा। तो उसमें लेकिन एडवर्टाइजिंग उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा लगता है, लगता है, इसके लिए कोई कंपनी ये काम करती नहीं है, लेकिन करती जो काम ऐसी कंपनी करेगी वो बेटर चांसेस है कि कंज्यूमर पसंद करेंगे ऐसी कंपनी को, ओके, कि जो प्रोडक्ट भी दे रही है और वर्कमैनशिप के लिए सपोर्ट भी दे रही है, और वो खुद वारंटी ले रही है वारंटी ले रही है। समझा समझा समझा, कि इतने साल मैं दे रहा हूँ, तो वो हमारा पूरा है, हम लोग ना नहीं बोलेंगे, ना नहीं हमारा मतलब जो मटेरियल भी वारंटी कवर्ड है, वर्कमैनशिप भी कवर्ड कवर्ड है, है, क्योंकि मेरे लोगों ने किया हुआ। वारंटी जो है वो इंक्लूड, वो एप्लीकेशन की वारंटी है, ना कि खाली प्रोडक्ट की। यस यस करेक्ट, वो यूजफुल है एक्चुअली कस्टमर को, यस जबकि ये नहीं होती है। सो दीज आर वो चीज को भी अगर जैसे हमने बोला मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे वो चीज अगर डिफाइन कर दी है
क्लैरिटी मेंशन करना बहुत जरूरी है Yes. आपके माध्यम से, जो अभी तक नहीं हो रहा है. Hmm. So we'll move to our next question. Is there a need of an hour to change the old traditional form of waterproofing and replace it with some latest techniques? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वाटरप्रूफिंग सबसे पहले तो होता क्या है और उसको क्या रिप्लेस करने की जरूरत है, और अगर है तो ऐसी टेक्नोलॉजीज आई है? ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग टेरेस का हम सोचेंगे तो टेरेस में ब्रिक बैट कोबा ये ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग है. Okay. ब्रिक बैट जिसमें ब्रिक्स डाले जाते डाले जा हैं, सकते हैं. उसमें ऊपर में मॉर्टर डाला जाता है और ऊपर में उसके नीचे हमने देखा पहले IPS कोटिंग भी करके, किया जाता है. पहले हाँ, कोटिंग वो किया पहले जाता है, coating- उसके ऊपर फिर ब्रिक बैट होता है. नंबर ऑफ लेयर्स रहते हैं. पहले फर्स्ट कोटिंग रहता है, हाँ, फिर ब्रिक उसके बैट बाद में नहीं मॉर्टर आता है. Okay. मॉर्टर के उसके ऊपर ऊपर में ब्रिक्स brick आता है. लगाया फिर जाता है, ब्रिक वापस बैट रहते हैं और उसके ऊपर बाद में वापस मॉर्टर रहता है. वाटर उसके ऊपर इंडियन पैटर्न स्टोन फ्लोरिंग बोलते हैं, IPS, आईपीएस या तो फिर चाइना मोजाइक. चाइना मोज़ेक. ओके, ऐसा करके ये पूरा, हाँ, इतना पूरा वो लेयर बनता है. ओके. तो वो करीब करीब 6 इंच से 7 इंच का लेयर बनता है. तो Okay. उसमें जो वेट है स्लैब के ऊपर आने वाला, वो करीब करीब 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर रहता है. ओहो. तो 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर वेट की वजह से वो स्लैब उतना हेवीली डिजाइन करना पड़ता है. ये कन्वेंशनल है, ओके. कन्वेंशनल वाटरप्रूफिंग है. ओके. अभी हम लोग लेटेस्ट ये काम कर सकते हैं टू अवॉइड दैट कन्वेंशनल वाटरप्रूफिंग. स्लैब में ही स्लोप्स देके पानी के स्प्राउट्स तक पानी लेके जा सकते हैं. स्लोपिंग हो गया तो स्लोपिंग पानी हो stop गया नहीं तो होगा. पानी जाएगा, रेन Correct, वाटर correct. पाइप से पानी जाएगा, हाँ. स्प्राउट तक पानी जाएगा. वो RCC स्लैब में ही स्लोप देके उसके ऊपर डायरेक्टली सरफेस कोटिंग कर सकते हैं. अच्छा अभी सरफेस कोटिंग आ चुके गए हैं, तो तो ब्रिक बैट directly कोबा का जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. और ये जो सरफेस कोटिंग है, ये लेस टाइम में आपका अच्छे रिजल्ट तो दे उसमें सकता है. कॉस्ट भी बचता टाइम है, बच रहा है. टाइम बच रहा है, कॉस्ट कितना बच रहा है. परसेंट नॉर्मली कॉस्ट और टाइम बचता है अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज में? See, आपका सरफेस कोटिंग है ना, आपका 1/3 में हो जाता है. अच्छा, 1/3 कॉस्ट में हो जाएगा आराम से हो जाता है. आराम से ओके. सरफेस तो कोटिंग. फिर आई गेस दिस इज द लेटेस्ट थिंग. ये सारे डेवलपर को तो इमीडिएटली शिफ्ट होने की करने का जरूरत रहता है. तो उनके लिए बेस्ट है अभी. बेस्ट है. तो आप एज अ पीएमसी यू वाइट भी ऑलरेडी सजेशन आप यस करते सरफेस हैं कोटिंग सबको. डायरेक्टली सरफेस अभी कोटिंग अच्छा अगर मटेरियल आया के है ब्रिक जो बैट करने कंपनी की जरूरत गारंटी नहीं. देती है. हाँ, यस यस. बस अभी 10 With साल की, application. यस विद With एप्लीकेशन application. 10 साल की गारंटी देने वाली भी कंपनी आई है मार्केट में. हाँ. तो इट इज बेस्ट. तो ये बेसिक बस ऑलमोस्ट सर हमारे इतने सवाल थे. ज्यादा करके हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे. हम लास्ट एक सवाल जो है, मेरा सवाल नहीं है बट आई वुड से वुड यू लाइक टू गिव एनी गुड मैसेज टू अवर ऑडियंस दैट मे बी अ डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर और अ कंज्यूमर, तीनों जन जो है हमारे ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? Okay. So, my clear-cut message is don't neglect the waterproofing work. It is very, very essential work in a building structure. वो दिखता नहीं है, चीज ना दिखने वाला चीज है. आपको टाइल दिखती है, अंदर का प्लास्टर दिखता है, सब चीज दिखने वाला रहता है. बाथरूम की टाइल दिखती है, कंज्यूमर वही देखता है. वो टैप दिखते हैं, बाथरूम के फिटिंग्स देखते हैं, लेकिन वो वाटर तो उसकी वैल्यू नहीं है. तो वो दिखता नहीं है, इसके लिए वैल्यू निग्लेक्टेड है. लेकिन जब वो सीपेज लीकेज चालू होता है तभी मालूम पड़ता है कि अरे ये क्या हो गया. तो वो दिखने वाली सारी चीजों को खराब कर देता है. खराब कर देता है. एग्जैक्टली. और फिर परेशानी में आ जाते हैं. ओनर है या उधर रहने वाला जो बंदा है फ्लैट में या शॉप में. So this is a good advice for the real estate developers, I guess. तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि निग्लेक्ट मत करो वाटरप्रूफिंग केस में. वो आपके खुद के पास रखो, ओनर हो या बिल्डर हो. ये वर्क सबलेट मत करो किसी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को. क्योंकि नॉर्मली बिल्डर्स क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं. मतलब वो लॉक एंड की पूरा एक प्रोजेक्ट देते हैं, उसके अंदर वाटरप्रूफिंग इंक्लूडेड है. तो मतलब उनका ध्यान नहीं रहता है वाटरप्रूफिंग तो पे. सब कॉन्ट्रैक्टर क्या है, पूरा ऐसा थुक लगाने का काम बोलते हैं ना, वैसा. अच्छा, वो फोकस नहीं करते. उनको तो जो सस्ता मिला वो करके निकल जाते हैं. और बाद में जो रेसिडेंट जिधर रहने वाले लोग हैं, उनको इश्यू होता है. उनको इश्यू होता है. इतनी परेशानी होती है कि वो फिर
मतलब बिल्डर और डेवलपर जो भी है, जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको भले वो लॉक एंड की पूरा किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दे, लेकिन वाटर प्रूफिंग का कंट्रोल उनके हाथ में रहना चाहिए, ना कि वो लॉक एंड की में इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ही गुड तभी वो रिजल्ट भी मिलेगा। और क्या कॉस्ट ज्यादा नहीं है। सी जो अभी समझो एक बिल्डिंग पकड़ेंगे, जिसका कॉस्ट पकड़ेंगे, तो हार्डली 5% अच्छे वाटर प्रूफिंग के लिए लगता है। आई गेस बहुत हाई आपने, हाँ, उससे भी कम में हो सकता है। 5% में बहुत अच्छा वाटर प्रूफिंग हो सकता है। उससे भी लो कॉस्ट में हो सकता है। 5% जो है वो वाटर प्रूफिंग करने के लिए दे देना चाहिए। उसमें आप अगर इकोनॉमिकल करने जाएंगे तो बाद में अगर वो बिल्डिंग बांधने के बाद इतना जो खर्चा आएगा ना, वो 15 से 20% जाएगा आपका। मतलब 5% बचाने के लिए आगे जाके 20% खर्चा करना है। यस यस यस, हमने खुद ऐसे देखे हैं। पोडियम से इतना वाटर प्रूफिंग किया नहीं है, तो लीकेजेस सीपेजेस की वजह से पूरा उन्होंने जो किया है, ऊपर का पेवर ब्लॉक निकालना पड़ता है, सब निकालना पड़ता है। बाद में 15 to 20% तक कॉस्ट जाता है बाद में। बचाने गए थे 4-5%, और बाद में 15% डालना पड़ता है। अच्छा। सो दिस इज अ गुड एडवाइस फॉर द डेवलपर्स। और कंज्यूमर्स जो है, जो अपना बंगलो या रिपेयरिंग काम करते हैं, उनके लिए जब वो डील करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से या कभी कोटेशंस मंगवाते हैं, तो उनके लिए कुछ एडवाइस हो कंज्यूमर्स के लिए, जब छोटा मोटा काम करना है तो रिपेयरिंग में? ओनर को ये ध्यान में रखना है कि जो अच्छी वाटर प्रूफिंग है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्रूफिंग। वो पहले खुद नॉलेज ले ले और उसका कॉस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, उसकी जानकारी ले ले, और वो कॉस्ट में करने का सोचे, ना कि उसको बहुत सारा बार्गेन करके उसको लो कॉस्ट करने का सोचे। क्योंकि बहुत ज्यादा लो कॉस्ट किया वो कॉन्ट्रैक्टर तो हाँ करके देगा, लेकिन वो एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ भी वो काम करके जाएगा, उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। बट जो कॉस्ट कंपैरिजन जो होती है, वो आई गेस उनको तो वो भी नहीं पता होगा कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, क्योंकि उनको लगेगा कि नॉलेज नहीं है। नॉलेज है टाइप्स ऑफ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट होती है। किसी ने बोला XYZ, समझो किसी ने 1 स्क्वायर फीट कॉस्ट बोल दिया है XYZ रुपीस, और दूसरे किसी ने उसका बहुत ज्यादा हाई बोल दिया। तो ऐसा तो नहीं होता है कि इतना बड़ा डिफरेंस हो, क्योंकि मटेरियल में भी डिफरेंस होगा, वो नॉलेज नहीं है। तो आई गेस उनको पहले वो नॉलेज लेना, पहले ये नॉलेज लेना चाहिए कि कौन सा ब्रांड अच्छा ब्रांड है, फिर उसका मटेरियल यूज करना है, बेस क्या है, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो तो अंडर द गाइडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करना चाहिए आपका खुद का, क्योंकि आदमी हर एक चीज नहीं कर सकता है, एक्सपर्टीज नहीं बन सकता है। इधर क्या होता है, हर एक ओनर को लगता है ये सिंपल चीज है और मैं ही एक्सपर्ट हूँ। तो अभी एक्सपर्ट बनने जाते हैं तो फिर हमारी क्या जरूरत ही नहीं है। आपका बिजनेस कैसे चलेगा? तो हर एक फील्ड में एक्सपर्टीज रहते हैं, तो यू शुड टेक द गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्टीज। हार्ट में अगर आपके प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक जाना ही है, तो वो हार्ट कंपाउंडर से काम नहीं चलेगा। वो पब्लिक सोचती है कि कंपाउंडर पैसा बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। चलो ग्रेट संजीव जी, आपसे बात करके और इतना ज्यादा डिटेल में जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस द टाइम and sharing this your knowledge and expertise and experience with our audience. So this was the first episode, and we will be back with soon with some second episode on this waterproofing, and we are going to end this show. So thank you very much for watching this first video on problems of waterproofing. We'll come up with a lot of things new. Stay tuned. You can subscribe our channel for more details, and also if possible please like the video. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.